बापू की पाती, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि इंग्लैंड से लौटने के बाद बापू ने मुंबई में वकालत शुरू की, मगर उन्हें अभी भी लोगों के सामने बोलने में संकोच होता था। खर्चा ना निकल पाने की वजह से वो वापस राजकोट आ गए और फिर यहाँ से उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का प्रस्ताव मिला और वो जाने के लिए तैयार हो गए। 25 मई 1893 को मोहनदास दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचे। उन्हें लेने दादा अब्दुल्ला आए थे, जो आगे चलकर मोहनदास के करीबी सहयोगी बने। बंदरगाह पर ही मोहनदास ने देखा कि वहां के गोरे लोग भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसे दादा अब्दुल्ला भी चुपचाप सहन कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी मजदूरों को कुली कहा जाता था। मोहनदास को गोरे लोग कुली बैरिस्टर कहते थे। पहला काम था मुकदमा समझना और इसके लिए वहां पहुंचने के हफ्ते भर बाद ही मोहनदास प्रिटोरिया नामक शहर के लिए रेलगाड़ी से अव्वल दर्जे का टिकट लेकर रवाना हुए। रेलगाड़ी जब पीटर मैरिट्सबर्ग पहुंची तो एक गोरे यात्री ने गोरे अफसर से शिकायत की कि काला आदमी अव्वल दर्जे में क्यों बैठा है। अफसर ने मोहनदास से पिछले डब्बे में जाने को कहा, निचले दर्जे में। मोहनदास उन्हें अपना अव्वल दर्जे का टिकट दिखाते रहे और जाने से मना कर दिया। नहीं मानने पर अफसर ने पुलिस के सिपाही को बुलाया और धक्के देकर मोहनदास को प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और उनका सामान भी वहीं फेंक दिया। मोहनदास दूसरे डब्बे में नहीं गए। सारी रात प्लेटफॉर्म पर एक अंधियारे वेटिंग रूम में ही काटी। जून में दक्षिण अफ्रीका में सर्दी का मौसम होता है। ऊंचाई पर होने की वजह से पीटर मैरिट्सबर्ग में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन मोहनदास को ऐसा सदमा लगा था कि अपने सामान से गर्म कपड़े निकालने की भी हिम्मत नहीं हुई। ठंड से वो रात भर कांपते रहे। उनका मन तो हो रहा था कि ऐसे अपमान में जीने से बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाएं। फिर लगा कि अपमान तो ऊपरी है, इसके पीछे गहरा अन्याय है, रंग भेद का अन्याय जो इंसान को उसकी चमड़ी के रंग से तौलता है। दादा अब्दुल्ला को सुबह मोहनदास ने तार भेजा। उन्होंने वापस तार से पीटर मैरिट्सबर्ग के व्यापारियों को मोहनदास की मदद करने के लिए भेजा। मिलने आए व्यापारियों ने बताया कि इस तरह का अपमान तो उन्हें रोज सहना पड़ता है। इतना ही बहुत नहीं था, यात्रा का आखिरी हिस्सा घोड़ा गाड़ी से पूरा करना था। गोरा कंडक्टर नहीं चाहता था कि एक कुली गाड़ी के भीतर गोरे यात्रियों के साथ बैठे। लाचारी में मोहनदास बाहर चालक के बगल में कंडक्टर की जगह बैठ गए और वह खुद गाड़ी के भीतर बैठ गया। फिर जब गाड़ी बीच में रुकी तो वह आगे बैठना चाहता था, लेकिन मोहनदास को नीचे पायदान पर बैठने के लिए कहा और मना करने पर वह मोहनदास को मारने लगा, गालियां देने लगा। किसी तरह अगले दिन जोहान्सबर्ग में एक होटल पहुंचे तो मैनेजर ने मोहनदास से कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है। जोहान्सबर्ग में भारतीय व्यापारियों ने बताया कि गोरे लोगों की बदसलूकी आम बात है, आप कुछ दिन में जान जाएंगे। हम इस देश में पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन नाना प्रकार के हमें अपमान सहन करने पड़ते हैं। प्रिटोरिया जाते हुए मोहनदास फिर रेलगाड़ी में अव्वल दर्जे में बैठ गए। फिर रेल के अफसर ने उन्हें उतरने के लिए कहा, लेकिन इस बार एक गोरे यात्री ने अफसर को डांटा। प्रिटोरिया में एक अमेरिकी होटल मालिक ने मोहनदास को कमरा दे दिया, पर उन्हें भोजनालय में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे ग्राहक सब गोरे ही हैं और अगर मैं आपको भोजनालय में खाना खिलाऊंगा तो मेरे ग्राहक बुरा मान जाएंगे और शायद चले जाएंगे। पीछे से होटल मालिक ने अपने ग्राहकों से बात की। जब उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है तो मालिक ने मोहनदास को खुद ही बुला लिया। आज के लिए इतना ही।
आगे हम देखेंगे कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बापू ने कौन-कौन से कदम उठाए थे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। 7 और 8 अंक वाली बड़ी संख्याएं हमें कई जगहों पर उपयोगी सिद्ध होती है, जैसे किसी शहर की जनसंख्या व्यक्त करने के लिए या किसी देश का कुल भूभाग व्यक्त करने के लिए या फिर बैंकों से लेन देन का व्यवहार व्यक्त करने के लिए इत्यादि। हमने 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए एक मजेदार पैटर्न बनाया था। अब आइए इनसे बड़ी संख्याओं को सीखने की शुरुआत इसी पैटर्न को बढ़ाते हुए करें। अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ 1 मिलाए तो हमें प्राप्त होगी 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 लाख, और इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाकर 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ भी प्राप्त की जा सकती है। 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए हमने कुछ सूचकों का प्रयोग किया था। अगर इसमें एक और अंक बढ़ाएं तो हमें 7 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह एक और अंक बढ़ाने से हमें 8 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इन अंकों के लिए अब हमें 10 लाखों यानी 10 lakhs और करोड़ों यानी करोड़्स के सूचकों की भी जरूरत होगी। स्थान पर निर्भर अंक के मान को स्थानीय मान कहा जाता है, यह आपको ज्ञात होगा। क्या आप इस 3 का स्थानीय मान पता कर सकते हैं? विचार करें। करोड़ के स्थान पर होने के कारण 3 का स्थानीय मान होगा 3 करोड़, 2 का स्थानीय मान होगा 20 लाख। इसी प्रकार बाकी अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस समझ से हम संख्या का संख्या नाम लिख सकते हैं 3,27,56,423। इसी प्रकार संख्या का प्रसारित रूप इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस रूप से हम यह पता कर सकते हैं कि इस संख्या में 3 1 करोड़ के समूह है, 2 10 लाख के समूह है, इसी प्रकार 7 1 लाख के, 5 10,000 के, 6 1000 के, 4 100 के, 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यह कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए, यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठक में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण। दी हुई संख्या के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम देकर इसका संख्या नाम ज्ञात करें। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 2 अंक बाद लाखों को प्रदर्शित करने के लिए और फिर 2 अंक बाद करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 2,43,56,655। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 3 अंक बाद मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 24,356,655। आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं और साधारण गलतियों को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां।
क्या 1 मिलियन और 1 लाख समान है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि 1 मिलियन और 1 लाख समान ही होते हैं। यह एक गलत समझ है। इसे दूर करने के लिए अंकों में व्यक्त करें। 1 मिलियन इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रयोग होता है। आइए इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करें। ऐसा करने पर हमें 10 लाख संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, न कि 1 लाख के। ऐसी उलझन को दूर करने के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को अच्छे से समझना जरूरी होता है। दो संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय कई बार उचित स्थानों पर नहीं लिखा जाता। इससे हल गलत बनता है। अंकों को उनके स्तंभों में रखकर समान स्थानीय मान वाले अंकों पर ही संक्रिया की जाती है और इससे जवाब सही प्राप्त होता है। कई बार गुणा करते समय स्थानीय मानों के लिए रखे जाने वाले शून्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी गलतियां स्थानीय मान को न समझने के कारण उत्पन्न होती है। इस वीडियो में आज हमने देखी 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। अब्बा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों तारा? आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, मेरे दोस्त को भी नहीं आने देते। मैं कितने दिनों से नानू से भी नहीं मिली। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है। मुझे उनसे मिलना है अब्बा। ओ तारा, तुम घर में बोर हो रही हो ना? हाँ, एक तरीका है जिससे तुम बिना घर से निकले दूसरे शहर में अपने नानू से मिल सकती हो। कैसे? कैसे अब्बा? 1 मिनट। ऐसे। नानू! हेलो बेटा। हेलो, कैसी है मेरी टिम टिम ताला? नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? हाँ, हेलो बेटा, नमस्ते। नानू, नानू, कैसे हैं आप नानू? अब्बा मुझे आपके पास ला ही नहीं ले। वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे ले। कल तो पिंकी की मम्मी आई थी घर पर। अब्बा ने उन्हें भी बाहर से ही लौटा दिया। उनको मुझे प्यार भी नहीं करने दिया। तारा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है ना? पर मेरी समझदार तारा को पता है ना कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है। बोलो तारा। हाँ नानू, पता तो मुझे है। अब्बा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बीमार किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने से, उसे छूने से, हाथ मिलाने से, गले लगाने से या उसकी छुई हुई चीजों को छूने से हम भी बीमार हो सकते हैं। और तारा, इससे चेन बन जाती है, एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, और थोड़े ही दिनों में ये सब जगह फैल जाती है। कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए दूसरों से दूरी रखना बहुत जरूरी है तारा। और तारा को तो पता है इसे क्या कहते हैं? क्यों तारा? हाँ अब्बा, आपने बताया था इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मतलब दूसरों से सुरक्षित दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी। और तारा को ये भी पता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, किसी को घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से सुरक्षित दूरी कहाँ कहाँ रखनी है, तारा को पता है ना? हाँ, मैं बताती हूँ। दवाई की दुकान, राशन, सब्जी, फल की दुकान, हॉस्पिटल, शेल्टर होम्स और रास्तों में जहाँ भी 1 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। हाँ? और हाँ तारा, हमने टीवी पर भी देखा है कि हमारे धर्मगुरु बार बार लोगों से घर पर पूजा और इबादत के लिए कह रहे हैं, और यही सही है। क्यों तारा, सही है ना? हाँ, सबसे जरूरी यही बात है। घर से बाहर ही ना निकले तो एकदम सेफ रहेंगे। और अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाओ और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहो।
जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं मास्क पहन कर जाता हूँ और लाइन में सबसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता हूँ। अच्छा अब्बा, क्या हम एक ही मास्क बार बार पहन सकते हैं? नहीं तारा, नहीं। 6-8 घंटे में, या अगर मास्क गीला हो गया है तो उसे बदल देना चाहिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर्जिकल मास्क ही पहने, घर में बने कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, हाथ अच्छे से साबुन पानी से धोकर ही मास्क पहनना। अच्छा नानू, आपकी देखभाल कौन कर रहा है? हम लोग तो इतनी दूर हैं। मेरी प्यारी तारा, तारा तुम चिंता मत करो। यहाँ मेरे पड़ोसी मुझे फोन करते रहते हैं, समझे? और जरूरत हो तो दवाई वगैरह दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। और तारा, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो तुम घर मेरे पास आ ही सकती हो। तब तक तुम अपने घर से ही मुझे और अपने दोस्तों को फोन कर सकती हो, अपने अप्पा से अच्छी अच्छी बातें कर सकती हो, कहानियां सुन सकती हो। और मैं अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ और घर के कामों में अप्पा की मदद भी कर सकती हूँ। और पता है नानू, मेरी टीचर रोज रोज फोन पर जरूरी लेसन बता देती है, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी लगातार चलती रहे। बहुत अच्छे तारा, बिल्कुल सही, मेरी प्यारी प्यारी टिम टिम ताला। ओके नानू, बाय, आई लव यू। बाय पापा। ओके बाय बाय, आई लव यू टू बेटा। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। जब संख्याओं की बात आती है तो हमें कई बार बड़ी या छोटी संख्या पहचानना आवश्यक हो जाता है। जैसे राहुल, रोहित और मोहित का घर एक ही रेखा में है। अगर राहुल के घर से रोहित के घर की दूरी 5/8 किलोमीटर है और मोहित के घर की दूरी 3/8 किलोमीटर है, तो राहुल के घर से किसका घर सबसे पास में है, यह पता करने के लिए हमें 5/8 किलोमीटर और 3/8 किलोमीटर की तुलना करना आवश्यक है। यही नहीं, बल्कि वस्तुओं के वजन की तुलना, ऊंचाइयों की तुलना इत्यादि। तो चलिए जानते हैं दो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स की तुलना यानी कंपैरिजन कैसे करते हैं। हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है। चलिए 8/10 और 9/15 की तुलना करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों संख्याएं p/q रूप में है, जहां दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इनकी तुलना करने के लिए पहले हम इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करेंगे। क्या आप बता सकते हैं 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि 8/10 का अंश 8 हर 10 से छोटा है, इसलिए 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच है। 8/10 का ठीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 10 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 8 भाग लेकर 8/10 अंकित करेंगे। इसी तरह 9/15 का अंश 9 भी हर 15 से छोटा है, इसलिए 9/15 का स्थान भी 0 से 1 के बीच आएगा। इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 15 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 9 भाग लेकर 9/15 व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं कि 8/10 9/15 के दाईं ओर है, इसलिए 8/10 9/15 से बड़ा है। इसी तरह चलिए अब ऋण 3/4 और ऋण 7/8 की तुलना करें। चूंकि यहाँ दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, इसलिए इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। चूंकि दोनों संख्याओं में अंश हर से छोटा है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 और ऋण 1 के बीच आएगा। ऋण 3/4 का स्थान 0 से ऋण 1 की दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है।
इसी तरह ऋण 7/8 का स्थान 0 और ऋण 1 की दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 7 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इनके स्थानों को देखकर पता कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इनके स्थानों को देखकर यह ज्ञात होता है कि ऋण 3/4 ऋण 7/8 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 3/4 ऋण 7/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। इसी तरह चलिए अब 4/5 और ऋण 3/7 की तुलना करें। यहाँ 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋण 3/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इनकी तुलना करने के लिए हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। 4/5 को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं और ऋण 3/7 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 4/5 ऋण 3/7 के दाईं ओर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा पर करने की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। हम परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। अगर किसी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं और इस प्रकार हम हर को धनात्मक पूर्णांक बना लेते हैं। ऐसा करने पर हमें दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या या दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं प्रत्येक स्थिति में इनकी तुलना कैसे की जाती है। पहले हम देखेंगे दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना। क्या आपको याद है हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। आपकी जानकारी के लिए दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना भी भिन्नों की तुलना के जैसे ही की जा सकती है। यानी कि अगर परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है वह बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/8 और 3/8 में दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, लेकिन 5/8 का अंश 5, 3/8 के अंश 3 से बड़ा है, इसलिए 5/8 3/8 से बड़ी है। अगर परिमेय संख्याओं का हर बराबर न हो तो हम दोनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ज्ञात करते हैं जिनका हर बराबर हो। जैसे अगर हमें 3/4 और 2/6 की तुलना करनी होगी तो पहले हम 4 और 6 का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करेंगे 12। फिर हम 3/4 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या 9/12 प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 2/6 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर 2/6 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे 4/12। इसका भी हर 12 है। चूंकि अब हर बराबर है और अंश 9 अंश 4 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9/12 4/12 से बड़ी है या 3/4 2/6 से बड़ी है। इसी तरह अगर दो परिमेय संख्याओं का अंश बराबर हो लेकिन हर बराबर न हो तो वह परिमेय संख्या जिसका हर छोटा होता है बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/6 और 5/8 में 5/6 5/8 से बड़ी है। चलिए इसकी पुष्टि करें। अगर हम इनका हर लसअ की विधि से समान करते हैं तो हमें 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या 20/24 और 5/8 की तुल्य परिमेय संख्या 15/24 प्राप्त होगी। अब हम कह सकते हैं कि 20/24 15/24 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि 5/6 5/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब चलिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धनात्मक परिमेय संख्या 4/5 ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋण 3/7 के दाईं ओर है, इसलिए 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है।
व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। क्या अब आप बता सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जा सकती है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें ऋण 7/9 और ऋण 9/12 की तुलना करनी है। अगर हम इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। अब आइए इनका हर समान करते हैं। पहले हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है। फिर हम हर 9 और हर 12 का लसअ 36 प्राप्त करते हैं और इसके उपयोग से ऋण 7/9 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 28/36 और ऋण 9/12 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 27/36 लिखते हैं। हर समान करने पर हम देखते हैं कि एक अंश ऋण 28 है तथा दूसरा अंश ऋण 27 है। ये दोनों पूर्णांक है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो वह पूर्णांक जिसका चिन्ह के बिना मान बड़ा होता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसका मान छोटा होता है। यानी कि ऋण 28 ऋण 27 से छोटा है, इसलिए ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटा है, या ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करने की एक और विधि यह भी है कि पहले हम चिन्ह को नजरअंदाज कर इनकी तुलना करें। जैसे यह चिन्ह को नजरअंदाज कर हम 7/9 और 9/12 की तुलना करेंगे। हर समान करने पर हम इन्हें क्रमशः 28/36 और 27/36 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 28/36 27/36 से बड़ी है। अगर हम इन दोनों को ऋण चिन्ह लगाएंगे तो या तो हमें इनका क्रम बदलना होगा या फिर तुलना के चिन्ह के विरुद्ध चिन्ह दर्शाना होगा। क्रम बदलकर हमें प्राप्त होगा ऋण 27/36 ऋण 28/36 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 9/12 ऋण 7/9 से बड़ी परिमेय संख्या है। या फिर तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह लेकर हम कह सकते हैं कि ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि ऋण 9/12 यह बड़ी परिमेय संख्या है और ऋण 7/9 यह छोटी परिमेय संख्या है। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं की तुलना से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। राज और जिया ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना कर रहे थे। राज के अनुसार ऋण 7/16 बड़ी परिमेय संख्या है, जबकि जिया का मानना था कि ऋण 13/6 बड़ी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है। पता कीजिए दोनों में से कौन सही है। यहाँ ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि राज और जिया दोनों में से कौन सही है। तो आइए इनकी तुलना करें। सबसे पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में परिवर्तित करेंगे, जिससे कि हम पता कर पाएं कि परिमेय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। यहाँ ऋण 7/16 का हर पहले से धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ऋण 13/6 का हर एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इसे धनात्मक पूर्णांक में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें ऋण 13/6 के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करना होगा। ऋण 13 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें अंश प्राप्त होगा 13 और ऋण 6 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें हर प्राप्त होगा 6। इस तरह से हमें ऋण 13/6 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्राप्त होगी 13/6। यह एक धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन ऋण 7/16 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। चूंकि धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है, यानी कि ऋण 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है। इससे यह पता चलता है कि जिया की समझ सही है।
अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ इतनी सारी संख्याओं की तुलना करना आसान बनाने के लिए हम धनात्मक परिमेय संख्याओं को इन संख्याओं के समूह से अलग करेंगे और इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसी प्रकार एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को समूह से अलग निकालकर उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और जैसा कि हमें पता है, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है और धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है। इस समझ के उपयोग से हम सभी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। तो आइए पहले धनात्मक परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं 1/2, 3/10 और 5/2। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। 1/2 में अंश हर से छोटी संख्या है, इसलिए 1/2 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से एक भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह 3/10 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं 5/2 का स्थान कैसे दर्शाया जाएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि 5/2 का अंश हर से बड़ा है, यानी कि यह संख्या 1 से बड़ी है। अगर हम 5 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 2 पूर्ण और शेष 1/2 प्राप्त होगा। यानी कि हम 5/2 को 2 और 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस रूप से हमें यह पता चलता है कि 5/2 का स्थान 2 और 3 के बीच है। सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इनमें से एक भाग लेकर 5/2 दर्शाएंगे। अब इन तीनों संख्याओं के स्थान देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे दाईं ओर 5/2 है, इसलिए वह 1/2 और 3/10 से बड़ी संख्या है, जबकि 3/10 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए वह 1/2 और 5/2 से छोटी संख्या है। अब हम इन संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार क्या आप ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम संख्या रेखा का उपयोग किए बिना तुलना करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे यहाँ ऋण 2 को हम ऋण 2/1 इस प्रकार लिख सकते हैं। यह भी एक परिमेय संख्या ही है। वैसे तो हम इन संख्याओं की तुलना 2-2 संख्याएं लेकर कर सकते हैं, लेकिन लसर के उपयोग से इनकी तुलना एक साथ भी की जा सकती है। आइए इसे समझें। यहाँ ऋण 6/7, ऋण 5/6 और ऋण 2/1 के हर क्रमशः 7, 6 और 1 है। इनका लसर यानी एलसीएम है 42। इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे जिसका हर 42 हो। ऋण 6/7 के अंश और हर को 6 से गुणा करने पर हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 36/42। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि कौन सी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, इसलिए चलिए एक और विधि देखते हैं। हर 42 करने के लिए हम ऋण 6/7 को 42/42 से गुणा करेंगे। परिणाम में हम हर 42 रखेंगे, लेकिन अंश के 42 को हर के 7 से भाग देंगे। 42 को 7 से भाग देने पर परिणाम प्राप्त होगा 6। फिर हम ऋण 6 और 6 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे ऋण 36। इस तरह से भी हमें ऋण 36/42 यह परिणाम प्राप्त होगा। इसी तरह हमें ऋण 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 35/42 प्राप्त होगी और ऋण 2/1 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 84/42 प्राप्त होगी। अब हर बराबर है, इसलिए इनके अंशों की तुलना कर हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। चूँकि ऋण 84 ऋण 36 से छोटा है और ऋण 36 ऋण 35 से छोटा है, इसलिए हम इन्हें आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। चूँकि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती है और 0 धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी संख्या है, इसलिए सभी संख्याओं का आरोही क्रम प्राप्त करने के लिए हम 0 को बीच में रखते हैं। इसके बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं और दाईं ओर धनात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं। अगर हम इस क्रम को उल्टा करें तो सभी संख्याएं बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित हो जाएंगी, यानी कि हमें इनका अवरोही क्रम प्राप्त होगा।
इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना करने की और इन्हें क्रम में व्यवस्थित करने की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और तुलना करने की एक आकर्षक विधि। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या ऐसा भाग में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, आज हम भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। अब हम 2 संख्याएं 15 और 20 का भाग करके देखते हैं। बताओ, क्या उत्तर आया? सर, इसका उत्तर आया 3/4। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। आप सब जानते हैं कि 15 और 20 एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है। पर 3/4 ना तो प्राकृत संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक है। बच्चों, इस सारणी को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? सर, इस सारणी को देखने पर यह पता चलता है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत नहीं हैं। शाबाश राहुल, तुमने सही जवाब दिया। पर क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। हम किसी 2 परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। जैसे कि 2/7 का 5/4 से भाग करने पर क्या मिलेगा? सर, हमें 8/35 प्राप्त होगा और ये एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अपनी कॉपी में इन सवालों को हल करो। आप सब भी इन सवालों को हल करिए। आशा करते हैं कि आपका उत्तर एक परिमेय संख्या आई होगी। बच्चों, इन उदाहरणों से आपको भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म के विषय में क्या पता चला? सर, जब भी 2 परिमेय संख्याओं का भाग हुआ, हमें उत्तर में हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिली। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत हैं। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ। बच्चों, अब बताओ कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, क्योंकि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की Q 0 के बराबर नहीं हो। Q कोई भी संख्या हो सकती है,
जैसे कि 2। चलो किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग करके देखते हैं, जैसे कि 2 भाग 0। क्या तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी? 2 भाग 0 को हम 2/0 भी लिख सकते हैं, जो कि अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड होता है। सही जवाब मोहन। इससे क्या पता चला? सर, इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्याओं का भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिले। सर, तब तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं हुई। हाँ बच्चों, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। पर यदि हम 0 को शामिल ना करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवृत है। बच्चों, अब तक हमने सभी संक्रियों के लिए परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म को जाना और हमने देखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, पर भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी के साथ ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं, बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भधारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है
और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है। और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ आज क्या सीखा? दादी ये देखो बब्बन बंदर, ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।